आज अपन चालू करते हैं 1857 की क्रांति। प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्रांति का जिक्र करना चाहता हूँ कि क्रांति, विद्रोह, आंदोलन ये क्यों स्टार्ट होते हैं, ये क्यों हुए। जब एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समुदाय या आतंक मानो या उनकी अराजकता ज़्यादा फैली, उनका तानाशाही का सिस्टम ज़्यादा फैला, तो उसको रोकने के लिए अपने समाज में, अपने देश में या विश्व में भी बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको वापस रोकने के लिए, वापस सुचारू रूप से लाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन या क्रांतियाँ की। क्रांति का मतलब यह है कि एक विद्रोह, एक ऐसा विद्रोह है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय के खिलाफ हो। जैसा कि अपन जानते हैं 1857 से पहले, अपन बात करते हैं 1757 की। लगभग 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध जो हुआ, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के जो राजा थे और कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में हुआ। एक्चुअली में क्या है कि कई यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, भारत में व्यापार के मकसद से आई, लेकिन एक इंग्लिश कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 के अंदर उन्होंने अपना कंपनी की स्थापना की और उसके बाद में वो धीरे धीरे व्यापार के मकसद को छोड़कर यहाँ राज करने या यहाँ प्रभुत्व जमाने के मकसद का उन्होंने स्टार्ट किया। लगभग 1600 ईस्वी के अंदर वो अपना स्थापत्य कर लिया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई 1600 में। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे लोग उस कंपनी से जुड़े, अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा और भारत के अंदर जो राजतंत्र था उसको उन्होंने उखाड़ फेंकने के मकसद से वो कार्य करने लगे। और उसके बाद लगभग जैसे 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, फिर कर्नाटक युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध हुआ, सिख और आंग्लों के बीच में हुआ, मराठा और आंग्लों के बीच में हुआ। तो ये जो युद्ध हुए उसके बाद में धीरे धीरे उस कंपनी का वर्चस्व पूर्ण रूप से भारतीय साम्राज्य में या भारतीय जो भारत का एक जो भारत देश था उस पर पूर्ण रूप से स्थापत्य स्टार्ट हो गया वो। और उसके बाद इस समय, इसके जस्ट पहले 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका साम्राज्य विस्तार के अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी था। साम्राज्य विस्तार उसकी रग रग में बसा हुआ था, ये कहा जाए तो। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जहां जहां भी उनको ऐसा मौका मिला कि यहाँ मेरा वर्चस्व थोड़ा सा, किसी राजा का वर्चस्व थोड़ा कम होता जा रहा है, वहां वहां उन्होंने क्या किया, अपने और उसको बढ़ाने के लिए, अपने और उसको खींचने के लिए कार्य किया। तो 1857 तक पहुंचते पहुंचते भारत में एक अराजकता का माहौल फैल गया। भारत जो देश है, उस देश में पूर्ण रूप से ये होने लग गया कि अब अंग्रेजों का जो क्रूरता है वो बहुत ज्यादा फैलने लग गई है। तो 1857 की क्रांति क्यों फैली, उसके कई कारण थे। ये विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ? ये विद्रोह इसलिए हुआ भाई, अगर आपके दोस्तों में या किसी समाज में अगर राजीनामा चल रहा है, व्यवस्थाएं सही चल रही है, तो उसके खिलाफ क्यों फालतू में भड़के? जब व्यवस्थाएं खराब हो, लोगों का अत्याचार बढ़ने लगे, तब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से 1857 में क्या हुआ कि देश के अंदर ऐसा माहौल बनने लग गया, वो एक तरफ नहीं बढ़ा, वो हर समाज के हर वर्ग में उसका प्रभाव पड़ने लग गया। पहला जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखने से पहले अपन एक बार उस समय 1857 के समय भारत की जो राजनीतिक जो सिस्टम था उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस समय क्या था कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर का राज था। बहादुर शाह जफर ये सेकंड था, पहला औरंगजेब का बेटा था, ये बहादुर शाह जफर था। बादशाह के थे जो भी मुगल बादशाह, यही कहते थे मुगल राजाओं को। तो डलहौजी ने साहब ये कह दिया कि आप आज से बादशाह नहीं रहेंगे, आप राजा ही रहेंगे, और ये जो दिल्ली का लाल किला है जहां मुगल बादशाह रहते थे, तो आप इसको खाली करो और दूसरी जगह जाओ।
तो इस प्रकार से यहाँ इस समय बहादुर शाह जफर और ये मुगल जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा हिल गया था। वायसराय था वो था डलहौजी देश में, ये 1856 तक रहा था। और एक्चुअल के अंदर ये जो आग भड़काने का काम, ये बास्ते लगाने का काम जो किया था इस देश में 1857 की क्रांति के रोज में जो हुआ था, ये क्यों हुई थी उसका काफी हद तक जो श्रेय जाता है वो डलहौजी को जाता है। क्योंकि डलहौजी ने की जो नीति थी, डलहौजी की जो सोच थी वो थी साम्यवादी, विस्तारवादी, कि अपना प्रभुत्व एक पूरे देश में इस प्रकार से रहे कि अपने ही चले, अपना ही सारा सिस्टम हो। तो वो कैसे भी श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाई उसने, और किसी भी प्रकार से अपन को उसको हड़पना है, उस साम्राज्य को हड़पना है। और धीरे धीरे जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा था उसका वर्चस्व धीरे धीरे कम किया उन्होंने। तो उसी कड़ी के अंदर बादशाह की उपाधि जो थी, जो मुगलों के पास में शुरू से थी, उसको हटा दी। डलहौजी ने ये कहा कि साहब कोई बादशाह नहीं है, अब केवल आप राजा ही रहेंगे। तो बहादुर शाह जफर, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आपको लाल किला छोड़ना पड़ेगा और आपको कहीं अन्य जगह पे जाना पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर और मुगल जो साम्राज्य के जो लोग थे, मुगल जो बादशाह थे, वो सारे के सारे असंतुष्ट थे। और यहाँ कानपुर में नाना साहेब थे, उनकी पेंशन बंद कर दी थी, क्योंकि ये राजनयिक के रूप में कार्य करते थे और इनकी पेंशन बंद कर दी, तो इसलिए ये भी असंतुष्ट थे। और उसके बाद में यहां झांसी और अवध, नवाबों की नगरी अवध को कहते हैं, राजस्थान में नवाबों की नगरी टॉप को कहते हैं। तो जो जिसका अभी वर्तमान नाम जो है वो है लखनऊ। यहां इस साम्राज्य को अंग्रेजों ने कुप्रशासन के रूप में कहा कि आपको शासन करना नहीं आता, इसलिए आप इसको छोड़ो। और यहाँ बेगम थी हजरत महल, उनको ये कहा कि आपसे ये शासन नहीं चलेगा। इधर हैदराबाद में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा रखा था, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर्जा दे दिया था। और हैदराबाद के जो नवाब थे उनको वो कर्जा चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। तो इनको ये कहा कि आप अपनी ये जो जागीरी है, आप अपनी जो ये रियासत है वो हमें दे दीजिए। और यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है सतारा, यहाँ था रंगाजी बापू। डलहौजी, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि डलहौजी क्या है कि ये साम्राज्य विस्तारवादी आदमी था, ये बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था। इसको जहां भी ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र में हल्की सी ढिलाई है या यहाँ हल्का सा भी पांव रख सकता हूँ, तो वो पांव रखता रखता पूरा पूरे साम्राज्य को अपनी ओर ले लेता था। तो इसने एक नीति अपनाई थी, इसने एक नियम बनाया था कि गोद प्रथा जो थी, वो गोद लेने की जो प्रथा थी उसको आप हटाओगे, और जिस भी राजा के कोई भी संतान नहीं होती थी, तो जब तक वो राजा जीवित है तब तक तो वो राजा रहेगा उसका, उस जगह का। उसके बाद में वहां अधिकार जो होगा वो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का होगा। तो सतारा वो पहली जगह थी जहां अंग्रेजों का अधिकार हुआ। गोद, इसलिए जो गोद नीति थी उसको हटाने के बाद में पहली जगह थी सतारा। हालांकि सतारा के बाद में तो बहुत सी हुई, जैतपुर हुई, उसके बाद में उदयपुर हुई, झांसी हुई। तो ऐसी बहुत से रियासतें थी जिनको इन्होंने अपनी ओर हड़प कर लिया। तो इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज अब इन जगहों को अपनी ओर हड़पने लग गए, किसी न किसी मकसद से वो अपना पूरा वर्चस्व अपनाने लग गए। तो यहाँ पे राजाओं में असंतोष हो गया, लोगों में ये भावना हो गई कि कैसे जैसे कर के अंग्रेज अब पूरा का पूरा यहाँ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो राजनीतिक रूप का जो कारण था वो राजाओं में, समाज में ये एक प्रकार से फैल गया कि अब अंग्रेज को अब उनको हटाना है। दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है कि अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो शासन चलाने वाले जो लोग थे वो यहाँ पे कम दामों के अंदर लोगों से खरीदते थे, जमींदारों से सामान खरीदते थे, जैसे नील की खेती है, कपास है, इनको कम दामों में खरीदते थे और उसको उच्च दामों में बेचते थे। तो इनके लोग आर्थिक रूप से भी लोगों को ये होने लग गया था, अब अंग्रेजों का अत्याचार है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा जो कारण था वो था किसानों का।
अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के भारत की जो आर्थिक जो सिस्टम है उसके अंदर जो जीडीपी है वो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो किसानों के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। किसान बेचारा क्या करे, जब खेती हो तब तो वो मान लो अनाज देने के सक्षम भी है और वो देता भी है, लेकिन जब अकाल पड़ जाए ऐसे कंडीशन के अंदर भी वो लोग उनको देखते नहीं थे, वो उनके ऊपर दया भावना नहीं थी। वो एक फिक्स जो होता था कर, वो टैक्स वो उनको देना ही पड़ता था किसानों को, अपना कैसा भी वो एडजस्टमेंट करें। तो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लग जाता था जब अकाल पड़ जाए और वो फसल नहीं हो, इसके बावजूद भी किसान को उनको देना पड़ता था। तो किसान भी असंतुष्ट थे। एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत के अंदर किसानों का, और वो वर्ग भी उनके खिलाफ हो गया है। चौथा जो कारण था वो तो सैनिकों का था। एक्चुअल में क्या था कि जब यहाँ जितने भी सैनिक थे, अंग्रेजों की फौज के अंदर जो सैनिक थे, वो सैनिक कौन थे? वो सैनिक इंडियंस थे अधिकतर, और अगर काम करें इंडियंस, और उसके बाद में जब मलाई खाने का हो काम या जहां पे क्रेडिट लेने का काम हो वहां हो अंग्रेज सैनिक। तो इनमें अगर इन्होंने बहुत बहादुरी से कार्य भी किया है तो जब प्रमोशन का टाइम आता था तो ये सैनिकों को पीछे ही रहना पड़ता था, और जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको बढ़ावा मिलता था, वो ऊपर के पदों के ऊपर वो पहुंच जाते थे। इसलिए वहां सैनिकों के अंदर भी बहुत ज्यादा रोष था कि यार जब काम करें हम, मेहनत करें हम, और जब क्रेडिट लेने का समय आए तो वो अंग्रेज। तो इनके अंदर में ये होने लग गया था कि अब वास्तव के अंदर अंग्रेजों का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ सैनिक जो थे वो भी असंतुष्ट थे। सैनिकों के कारण के बाद में एक बहुत बड़ा कारण आता है, वो आता है धार्मिक कारण। भारत में धर्म के नाम पे आप लोगों को भी कितना भी बेवकूफ बना सकते हैं। आज के समय में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जो अपना सिक्का जमाने में काम में करते हैं। तो धार्मिक कारण में ये है कि विलियम बेंटिंक के समय में और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के समय में राजा राम मोहन राय सती प्रथा जो थी, उस सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड तक भी गए थे। तो विलियम बेंटिंक ने आखिरकार सती प्रथा को हटा दिया, और उसके साथ में एक पुनर्विवाह जो था उसको लागू किया कि अगर किसी छोटी उम्र में अगर किसी कोई लड़की या कोई औरत अगर विधवा होती है तो उसके बाद में वो वापस से पुनर्विवाह अपना कर सकते हैं। हालांकि ये बात और है कि जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा बहुत सालों बाद तक चली थी। अभी जैसे 1987 में भैरव सिंह के समय में भी दिवराला के पास सती हुई थी, वो लास्ट सती थी अपने देश की। पुनर्विवाह जो ये कानून तो उस समय बन गया, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी कास्ट है जहाँ ये पुनर्विवाह सिस्टम नहीं है, बहुत सी ऐसी कास्ट है जहाँ ये पुनर्विवाह नहीं कर सकते आप लोग। हालांकि ये गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए। तो उस समय जो कई रूढ़िवादी जो लोग थे उन लोगों को ये लगने लग गया कि वास्तव के अंदर देश के अंदर ये जो अंग्रेज हैं ये भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो धार्मिकता है उसको ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट आया, और उस एक्ट में ये कहा गया कि भारतीय लोगों में आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ईसाई धर्म के मशीनरी जो यहाँ आ गई उसको खुला प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई, और लोगों को ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए बताया गया। हिंदू धर्म के लोगों को बेला बुचका किया, भड़का भड़के कैसे भी करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया उनको। तो लोगों में उस समय धार्मिक सिस्टम में कि अपने धीरे धीरे हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो धर्म है उस धर्म को ये हटा के ईसाई धर्म के रूप में इस देश को ईसाई देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा धार्मिक सिस्टम से लोगों को बहुत ज्यादा आहत हुए, ठेस पहुंची, और ये लगने लग गया कि अब इस देश में इन अंग्रेजी जो शासन है इसको उखाड़ फेंकना है। लेकिन जब भी कितना भी विरोध मन में हो, गुस्सा हो मन में हो, और ये लगने लग जाए कि अब नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी एक ऐसा कारण अपने पास में आना चाहिए जिसके लिए कि सामने वालों को मैं कहूँ कि हल्की सी एक तिल्ली ऐसी चिंगारी फैलनी चाहिए, जिससे कि ये लगने लगे, दूसरों को भी ये लगे कि मन का जो उभार है वो मन का उभार कैसे बाहर प्रकट हो। उसके लिए एक हल्का सा तात्कालिक कारण जरूर होता है।
किसी भी विद्रोह को बढ़ने के लिए लोगों में अराजकता है, लोगों में विद्रोह है, लोगों के मन के अंदर बहुत से ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उस चीज को बाहर जाहिर करने के लिए हल्का सा जब कोई व्यक्तियों के अंदर किसी दूसरे के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई गुस्सा हो तो वो क्या सोचता है कि सामने वाला कहाँ हल्की सी गलती करे और मैं उसके ऊपर टूट पड़ूं। तो ये लोगों के अंदर था उस समय, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा बहाना हो, ऐसा एक छोटा सा कारण मिल जाए लोगों को ये करने के लिए कि अब अपन विद्रोह स्टार्ट करेंगे। तो वो होने के लिए उसका एक तात्कालिक कारण जरूर होता है। एक्चुअल में दिसंबर 1856 में एक नई राइफल सेना में लाई गई। इस राइफल से पहले जो राइफल थी वो थी ब्राउन बेस। इसके बाद में दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल भारत सेना में लाई गई। वो जो एनफील्ड जो राइफल थी, इस एनफील्ड राइफल में क्या था कि ये इस प्रकार से बनी हुई थी। यहां मेन जो कारतूस लगता है, यहां बारूद भरा हुआ रहता है और यहां इसका स्टिकर रहता है। ये स्टिकर जब दबता है तो ये जो बारूद जो होता है इसको यहाँ ये जो एक बहुत बड़ी मजबूत पट्टी होती है उसके, जिससे कि ये ब्राउन ये जो बारूद है वो ऊपर नहीं जा सके और ये सामने जाएगा। जितनी लंबी इसकी ये नली होती है उतनी ही दूरी तक ये गोली जा सकती है। तो जितने भी ये जो कारतूस था, इस कारतूस के ऊपर ये जो ऐसा कारतूस बना हुआ था, ये जो कारतूस बना हुआ था, इस कारतूस के ऊपर एक मोटी झिल्ली लगी हुई होती थी। और ये कहा गया कि ये जो ऊपर ये जो परत बनी हुई है, एक्चुअल में क्या है कि आज के समय में जितने भी कारतूस होते हैं उनमें जंग को बचाने के लिए, जंग को रोकने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की परत बनी हुई होती है, जो स्टील की मान लो या ऐसी परत हो जो जंग रोधी हो, जो जंग नहीं लगे। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने क्या हुआ कि एक चमड़े की ऊपर परत लगाने की कोशिश की। और ये परत जो थी ये थी गाय और सूअर की चर्बी से। तो जनवरी 1857 में बंगाल के पास में एक जगह है दमदम। दमदम के सैनिकों में हल्की सी ये खबर फैलने लग गई कि ये जो कारतूस है, ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। और एक्चुअल के अंदर गाय और सूअर की चर्बी से बना होने के बाद में इतना विद्रोह क्यों? क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा पवित्र स्थान मिलता है। गाय की अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो नॉनवेज कितना भी खाता हो, वो गाय का मांस कभी नहीं खाता, एक हिंदू। तो गाय का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धर्म में। गाय को पवित्र माना जाता है, गाय को मां के रूप में दर्जा दिया जाता है, इसलिए उसका मांस को वो मुंह के नहीं लगा सकता। इस कारतूस के ऊपर जो ये परत होती थी, इस परत को हटाने के लिए उसको मुंह से छिलना पड़ता था। और मुंह से जब छिलेंगे तो जब ये खबर फैल गई कि ये जो ऊपर का ये आवरण है ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है, तो इसको मुंह से छिलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि गाय के मांस को आप मुंह के पास में ले जाओगे या मुंह के टच करोगे, जो कि ये सैनिकों के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष की भावना फैल गई। और सूअर को मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म के लोग सूअर को अपवित्र मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सूअर की चर्बी या सूअर का जो मांस है वो अगर अपन मुंह के लगाएंगे तो अपन अपवित्र हो जाएंगे। और एक्चुअल के अंदर सेना के अंदर दो ही प्रकार के लोग थे, गाय को माता मानने वाले और सूअर को अपवित्र मानने वाले, मतलब हिंदू और मुस्लिम। और हिंदुओं में भी लगभग ब्राह्मण और राजपूत की कास्ट ही ज्यादा थी सेना के अंदर। तो इनमें एक विशेष प्रकार का फैल गया, अराजकता फैल गई धार्मिक सिस्टम के अनुसार कि अपन को अब इस कारतूस को यूज में नहीं लेना है। तो सबसे पहले जो धीरे धीरे फैलने का जो काम हुआ वो सबसे पहले तो जनवरी 1857 के अंदर दमदम में हुआ। उसके बाद में फरवरी 1857 में बहरामपुर एक जगह है, वहां के सैनिकों में भी ये बात फैल गई धीरे धीरे कि ये जो नया आई है एनफील्ड राइफल, उसके जो कारतूस है उस कारतूस के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत बनी हुई है और वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। तो बहरामपुर में भी ये फैल गई। और जब ये चीजें धीरे धीरे ये बात फैलने लग गई, सेना के अंदर ये धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लग गई, तो बाद
बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर में भी एक छावनी थी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और 34 इन्फेंट्री के एक जवान थे जिसका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि साहब हम इस चर्बीदार कारतूस का यूज नहीं करेंगे सेना में गोली वोली चलाने के लिए। तो वहां के जो सेनापति थे वो थे बाघ और भीषण। बाघ और भीषण ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मंगल पांडे को मजबूर किया। अब मंगल पांडे ये ठहरा पूरा पंडित आदमी, ये कैसे गाय के मांस को अपने दांतों से लगाएगा, इसने साफ साफ मना कर दिया। और मना करते ही अब अंग्रेजी शासन व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी उस समय, वो अपना आधिपत्य बहुत जबरदस्त फैला रखे थे, उनको कौन मना करने की हिम्मत करे। लेकिन मंगल पांडे ने मना कर दिया। आपने मंगल पांडे के रूप में बहुत सी मूवीज बनी हुई है, देखा भी होगा आपने उसके किरदार को। तो मंगल पांडे ने बाघ और भीषण को मना कर दिया और ये कह दिया कि साहब हम इस जर्दार कारतूस का यूज नहीं करेंगे। तो बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने इसको मजबूरन ये कहा कि चलो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये मंगल पांडे आदमी एनफील्ड राइफल इसके हाथ में, और अगर इनको मजबूर कर रहा है तो साहब गोली लगाई और एक गोली से तो बाघ को उड़ा दिया और दूसरी गोली से भीषण को उड़ा दिया, दोनों को उड़ा दिया। ये जैसे ही खबर फैली चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया कि साहब मंगल पांडे ने इस कारतूस का यूज करने के लिए मना कर दिया था और इन्होंने कहने पर भड़क गया साहब मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने दोनों सेनापति को गोली मार दी। अब ये जो चर्चा है मंगल पांडे की वो चारों तरफ फैल गई। फैलने के बाद में अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजों के जो शासन था उन्होंने इसको मंगल पांडे साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको काफी दिनों, ज्यादा दिनों तक तो नहीं रखा। ये लास्ट मार्च तक की बात है जब ये बाघ और भीषण को मारा था मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा फांसी की सजा सुनाई और फांसी दे दी। अब जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, पूरे देश के अंदर ये चीजें फैलने लग गई कि साहब एक जो अपना जो धार्मिक सिस्टम था उस सिस्टम को ठेस पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इसके ऊपर जो ये चर्बीदार कारतूस लगाए थे, उसके विरोध के अंदर मंगल पांडे ने जब विरोध किया तो विरोध के बाद में इनको फांसी दे दी गई। ये चीजें पूरे देश में फैल गई और फैलने के बाद में पूरा देश इस चीज के लिए एकत्रित होने लग गया धीरे 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 इसको कि पूरे भारत के अंदर ये फैलाव किया जाए। तो यहाँ से वो मामला स्टार्ट हो गया, जहां जो चिंगारी फैलनी थी वो चिंगारी यहां से फैल गई और पूरे देश के अंदर अब 1857 की क्रांति फैलने का कारण हो गया। तो आज अपन ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले अपने राजनीतिक कारण पढ़े, राजनीतिक कारण के बाद में अपने सैनिकों का असंतोष कहां से पैदा हुआ वो पढ़ा, अपने धार्मिक कारण पढ़े, धार्मिक कारण में अपने सती प्रथा पुनर्विवाह इनका पढ़ा, अपने किसानों की अराजकता का फैला, किसान किस प्रकार से व्याकुल हो रहे थे। राजनीतिक कारण में भी अपने पढ़ा था कि डलहौजी के द्वारा किस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति जो उनकी थी। सैनिकों का भी अपने पढ़ा था कि सैनिकों को वेतन भी बहुत कम मिलता था, अंग्रेजी सैनिकों के तुलना में भारतीय जो सैनिक थे उनको वेतन भी बहुत कम मिलता था, पद में भी वो नीचे रहते थे, इसलिए भी सैनिकों के अंदर असंतोष था। तो उसके बाद में अपने तात्कालिक कारण पढ़ा कि तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण क्या था कि मंगल पांडे ने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। तो वहां से स्टार्ट हो गया और मंगल पांडे ने बाघ और भीषण की उस विरोधता के साथ में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इसलिए पूरे देश में अराजकता और फैल गई और यहाँ से 1857 की क्रांति स्टार्ट। आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ फैली, पूर्ण रूप से पूरे देश में क्यों नहीं फैल पाई, इतना सब कुछ बड़ी क्रांति विद्रोह होने के बावजूद वो असफल क्यों हो गई, क्या उसके कारण थे। भाई अपन ने ये देखा कि राजनीतिक राजाओं के अंदर असंतोष था, सैनिकों में असंतोष था, किसानों में असंतोष था, एक विशेष प्रकार के सारे तबकों के अंदर असंतोष था। इसके बावजूद भी ये जो क्रांति थी ये असफल क्यों हो गई, क्या कारण थे उसके, क्या ये पूरे देश में एक साथ हुई नहीं हुई। तो इन चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।